Hey everybody, welcome back to our YouTube channel. And now in this particular lecture we are going to deal with the origin and sources of Muslim law. And this part 1 is more concerned with the origin part, and in part 2 we are going to deal with the sources of Muslim law. Okay, so let's start. हमें मुस्लिम लॉ पढ़ने से पहले हमें ये ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम इस्लाम के बारे में उसके इस्लाम के बारे में जान लें, उसके डेवलपमेंट, ओरिजिन और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और बैकग्राउंड के बारे में जान लें। तो देखिए, जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ था वो था अरेबिया, और अरेबिया जो था वो पहले क्या हुआ करता था, डेज़र्ट। तो जहाँ पे डेज़र्ट था वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट हुआ करता था, दिन में बहुत ही गर्मी, और जो नाइट्स होती थी वो कोल्ड नाइट्स होती थी। और वहाँ पे देयर वाज अ नो ट्रेस ऑफ वाटर एनीवेयर, okay, and no vegetation. The people used to move here and there in search of food, water, और ओकेजनली सैंड स्टॉर्म रेज हुआ करते थे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम अरब देश की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। अरब्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, वहाँ के लोगों को पानी तक के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। ठीक है, तो देखिए, अरेबिया जहाँ पे इस्लाम बॉर्न हुआ वो क्या था, डेज़र्ट था। और वहाँ के लोगों को हम बेदुई या बदाऊ भी कहते थे, क्योंकि वो नोमैड्स की तरह घूमते थे। तो वो नोमैड्स की तरह क्यों घूमते थे, वो घूमते क्यों थे, क्योंकि वो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था कैटल ब्रीडिंग। ओके, तो जब वो अपनी कैटल को चराने के लिए घूमते थे, तो जहाँ पे उनको वेजिटेशन मिलता था या जीवन या के लिए कुछ रिसोर्सेज मिलते थे, वहाँ पे रुक जाते थे और तब तक रहते थे जब तक कि वो रिसोर्स जो है वो ख़त्म ना हो जाए। ओके, एक्सेप्ट इन मेका एंड मदीना। हम आगे जब मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें दो टर्म बहुत मिलेगा, मेक्का और मदीना। ये दो कंट्रीज़ थी जो कि थोड़ी सेटल कंट्री थी, और इन कंट्री में इस्लाम लॉ भी डेवलप हुआ था। देखिए, जो अरब्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, एक ट्राइब्स में और एक सब ट्राइब्स में, जिनके हेड हुआ करते थे इलेक्टेड चीफ, जिनको हम कैलिफ या खलीफा भी कहते थे। और जो उस टाइम सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए कोई रूल्स और लॉज तो थे ही नहीं, तो जो कस्टम और यूसेस थे उन्हीं से सोसाइटी को कंट्रोल करते थे। कौन, इलेक्टेड चीफ। जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनको सॉल्व किया जाता था कस्टम और यूसेस से। और जो पनिशमेंट हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुआ करता था, इन ह्यूमन नेचर का था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी पर्सन एडल्ट्री में पाया जाता था तो उसे स्टोन से तब तक मारते थे जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। और जो पर्सन झूठ बोलता था उसके टंग को काट देते थे। जो चोरी करता था उसके राइट हैंड को काट दिया जाता था। तो ये सब इन ह्यूमन नेचर के बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ द कस्टमरी लॉज थे वो मेल्स के फेवर में थे। विमेंस की कंडीशन अच्छी नहीं थी, विमेंस को एज अ प्रॉपर्टी का स्टेटस दिया गया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ से देखते हैं कि इस्लाम धर्म तो देख लिए, हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे कैसे हुआ, डेवलप कैसे कैसे हुआ। तो देखिए, 571 AD में मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनको फर्स्ट मैसेंजर कहा जाता था ऑफ गॉड। ओके, और बचपन में उनके माँ बाप की डेथ हो गई थी, और तो वो अपने दादा के साथ रहने लगे थे। और फिर हम इसको थोड़ा स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। जब अपने दादा के साथ, तो उनके दादा की भी डेथ हो गई थी, तो वो अपने चाचा के साथ चले गए थे बिजनेस करने। ओके, तो जब वो बड़े हुए थे तो वो जनरली क्या करते थे कि एक हीरा नाम का एक गुफा था, वहाँ पर जाके वो बैठा करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। तो फर्स्ट टाइम रमज़ान का महीना चल रहा था 609 AD में, तो उन्हें एक गैब्रियल एंजल से एक आवाज़ सुनाई दी, जिसको विश्वास किया जाता है, वो बिलीव करते थे कि ये गॉड के द्वारा भेजा गया एंजल था। तो उस फर्स्ट मैसेज को, उस गॉड के फर्स्ट मैसेज को हम वही कहते हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट मैसेज कॉल्ड ऑफ गॉड टू प्रॉफिट, दैट वाज वही। ओके, तो इस तरीके से जब वो जा के बैठा करते थे तो उनको बहुत सारी डिवाइन मैसेजेस मिलते गए थ्रू गॉड। तो वो बाद में उसको कंपाइल करके
और उसको रिवील किए और उसको क्या वो बन गया कुरान। देखिए, हम हिंदू लॉ में जानते हैं कि भागवत गीता होता है, क्रिश्चियन में बाइबल होता है, उसी तरीके से मुस्लिम में होता है कुरान। कुरान क्या है? कुरान एक यही जो डिवाइन मैसेज थी जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने सुना था फ्रॉम गॉड, उसी को जब प्रॉफिट मोहम्मद रिवील करते हैं तो बाद की आने वाली जनरेशन्स उनको अरेंज फॉर्म में बनाती है, सिस्टमैटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको कुरान बनाती है। ओके, तो हम देखते हैं आपके जो प्रॉफिट के द्वारा जो प्रिंसिपल थे रिलीजन के, धर्म के, वो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या प्रीच किए थे। ठीक है, तो पहला था कि अल्लाह जो है वो सिर्फ वन और वन है, एक ही है, और मोहम्मद उसके मैसेंजर हैं जिनको हम रसूल भी कहते हैं। रसूल उर्दू वर्ड है। और सेकेंड है हमारा गॉड इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ एवरीथिंग। ओके, एंड थर्ड इज़ ऑल ह्यूमंस आर इक्वल एंड और क्या होनी चाहिए उनके बीच में? ब्रदरहुड होना चाहिए। तो देखिए कि जब प्रॉफिट मोहम्मद जब ये डिवाइन मैसेजेस को रिवील करना स्टार्ट किए थे, तो जो फर्स्ट पर्सन था जो उनके मैसेज पर बिलीव किया था वो उनकी चौथी वाइफ थी खादीजा। ओके, उनकी 4 शादियाँ हुई थी, बाकी की पहली 3 वाइफ की डेथ हो चुकी थी, बस एक वाइफ बची थी खादीजा। और एक जब भी हम मुस्लिम लोग देखेंगे तो एक वर्ड आएगा जो कि हम नॉर्मल लाइफ में भी सुनते हैं, हजरत। तो हजरत होता क्या है? तो देखिए हम समझ लेते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद मेक्का में कि चूँकि वो मेक्का के थे, मेक्का में उन्होंने डिवाइन मैसेजेस को ग्रहण किया था, तो जब वो मेक्का के लोगों को प्रीच करना शुरू किए थे तो वहाँ के लोग जल्दी बिलीव नहीं करते थे उनके ऊपर, उनके प्रीच के ऊपर या उनकी बातों के ऊपर। तो जो जर्नी थी, तो प्रॉफिट मोहम्मद क्या किए थे कि मक्का से मदीना को ट्रांसफ़र हो गए थे, चले गए थे 622 एडी में। तो जो ये जर्नी थी, द जर्नी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 एडी इज़ टेकन टू एज अ होली मिशन। ओके, इसे पवित्र मिशन माना जाता है और इसी को हम हजरत भी कहते हैं। तो और जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई थी 632 एडी में, तो प्रॉफिट वॉज द रिलीजन, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ बिग इस्लामिक कॉमनवेल्थ। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड मुस्लिम? हम वर्ड तो सुनते हैं इस्लाम और मुस्लिम, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली इस्लाम एक रिलीजन है और मुस्लिम क्या है? जो उस रिलीजन को डिवोट हो जाए वो मुसलमान है। ओके, तो इस्लाम मतलब एक्ट ऑफ सबमिटिंग टू द विल ऑफ गॉड रिलीजन, एंड मुस्लिम अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन द सबमिशन। ओके, मतलब इस्लाम एक धर्म है और मुसलमान जो उस धर्म को मानता है वो इंसान मुसलमान है। तो अब हम आगे देखते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है मुस्लिम लॉ का। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 डिफरेंट पीरियड्स में। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड। ओके, इन सारे पीरियड्स में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रोल अपना प्ले किया है, कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स दिए हैं, तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो पहला पीरियड था वो फ्रॉम 622 एडी टू 632। तो देखिए ये दोनों ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिगिन विद द 622 एडी, जब हजरत हुआ था, एंड एंड्स इन 632 एडी द डेथ ऑफ द प्रॉफिट। मतलब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है हमारा जब से प्रॉफिट मोहम्मद मक्का छोड़ के मदीना गए थे, मतलब हिजरत, और एंड कब होता है? जब उनकी डेथ हुई थी। तो इस पीरियड को हम लेजिस्लेटिव पीरियड भी कहते हैं, और इसमें जो डिवाइन मैसेजेस थे और या फिर रिविलेशंस थी वो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और उसको कलेक्ट किया गया था कुरान में। और देखिए उस टाइम क्या था कि कुरान जब जो रिवील किए थे प्रॉफिट मोहम्मद डिवाइन मैसेजेस को, तो उसको कुरान बना दिया गया था, लेकिन वो कुरान सिस्टमैटिक तरीके से नहीं था, बिल्कुल भी अरेंज नहीं था, सिर्फ ऐसे ही कंपाइल किया गया था। और जो सेइंग और डूइंग ऑफ प्रॉफिट था विदाउट डिवाइन इंस्पिरेशन वर ऑल्सो फॉलोड बाई पीपल एज हिज प्रिसेप्ट और ट्रेडिशन।
तो यहाँ पे गॉड के डिवाइन मैसेजेस के अलावा प्रॉफिट की जो सेइंग्स थी, जो वो कहते थे या जो वो करते थे, उनको भी लोगों ने फॉलो करना शुरू किया एज अ प्रिसेप्ट और ट्रेडिशन। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू अब्दुल रहीम, जो फर्स्ट पीरियड था वो लेजिस्लेटिव पीरियड ऑफ इस्लाम था और इनेक्टेड लॉ ऑफ डिवाइन लेजिस्लेचर जो कि प्रोमुलगेटेड बाई प्रिसेप्ट्स ऑफ मोहम्मद और कुरान। ओके, अब हमारे अब हमारा सेकेंड पीरियड है फ्रॉम 632 AD टू 661 AD। इस पीरियड में हमारे 4 कैलिफ्स आए थे, 4 कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, जिसे हम खलीफा भी कहते हैं। और ये जो 4 कैलिफ्स थे वो राइटली गाइडेड कैलिफ थे। ओके, तो देखिए, प्रॉफिट की जब डेथ हो गई थी तो प्रॉफिट को तो हम इस्लाम वेल्थ कॉमनवेल्थ का रिलीजियस, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मानते थे, जो कि कंट्रोल करते थे इस्लाम धर्म को। तो जब उनकी डेथ हो गई थी तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि इनका प्रॉफिट का सक्सेसर कौन होगा, मतलब प्रॉफिट के बाद उनकी जो पोस्ट है या फिर उनकी जो जगह है वो कौन लेगा। तो मेजॉरिटी ने ये कहा कि उनके सक्सेसर के लिए एक इलेक्शन होना चाहिए। तो इलेक्शन हुआ, तो उसमें अबू बकर जो थे वो इलेक्ट हुए फर्स्ट कैलिफ से। और अबू बकर कौन थे? फादर ऑफ आयशा बेगम। सॉरी गाइस, एक गलती हो गई है मुझसे ऊपर। खादीजा जो थी वो पहली वाइफ थी प्रॉफिट मोहम्मद की, जिन्होंने उनकी डिवाइन मैसेजेस पर बिलीव किया था। और उनकी जो चौथी वाइफ थी वो थी आयशा बेगम। ओके, तो अबू बकर जो इलेक्ट हुए थे एज हिज सक्सेसर, वो फर्स्ट कैलिफ, तो वो आयशा बेगम के फादर थे और अब प्रॉफिट मोहम्मद के फ्रेंड भी थे। तो 634 AD में ओमार जो थे वो इलेक्टेड एज अ सेकेंड कैलिफ और वो 10 साल तक थे। फिर जो थर्ड कैलिफ थे वो थे उस्मान एंड फोर्थ कैलिफ थे वो थे अली। ओके, अली कौन थे? वो हस्बैंड ऑफ फातिमा, और फातिमा कौन थी? वो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी थी। देखिए, 4 कैलिफ्स को हम खुलफाई ई रशीदीन भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैड प्रिविलेज ऑफ बीइंग वेरी क्लोज कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट। अब इस पीरियड की फीचर्स क्या क्या थे? इसमें जो सारे डिवाइन मैसेजेस थे उनको कलेक्ट किया गया, अरेंज किया गया और सब्जेक्ट वाइज लिखा गया और उसको एक फाइनल शेप दिया गया। ठीक है, और फर्स्ट पीरियड में हमने देखा था कि कोई अरेंजमेंट नहीं थी, कोई सिस्टमेटिक फॉर्म से नहीं दिया गया था। सिर्फ वो जितने भी रिवील किए गए थे उनको कंपाइल करके कुरान बना दिया गया था। और लेकिन इसमें क्या क्या फीचर्स हैं कि कलेक्ट किया गया था, अरेंज किया गया था, सब्जेक्ट वाइज लिखा गया था ताकि उसे फाइनल शेप दिया जाए। और सेकंड फीचर है कि कलेक्शन इज़ नोन एज होली बुक कुरान। जो आज हम कुरान पढ़ते हैं वो उस्मान की कंपाइलेशन का वर्जन है। उस्मान कौन थे हमारे? हमने देखा था उस्मान हमारे थर्ड कैलिफ थे। तो उनकी देख रेख में जो वो कंपाइल किए थे रिविलेशंस को, वो वर्जन आज यूज होता है कुरान। ओके, और ट्रेडिशंस, और एक और इसमें फीचर्स है इस पीरियड का, वो ये है कि जो ट्रेडिशन थे प्रॉफिट की वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे थे और जो सोर्स ऑफ लॉ हुआ करता था वो कुरान भी था और ट्रेडिशन भी था। ओके, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग द उमार पीरियड अपॉइंटेड द फर्स्ट काजी टू डिसाइड डिस्प्यूट्स। देखिए, उमार कौन थे? उमार हमने देखा कि ये सेकंड कैलिफ थे। तो इनके टाइम में, मतलब इस पीरियड में, जस्टिस के लिए, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए उमार ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पहले काजी को अपॉइंट किया था डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने के लिए। ओके, और काजी कौन होते हैं? जो कि जुडिशियल डिसीजंस ले सके, जैसे आज हम जज बोलते हैं। इसी के साथ हमारा आता है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड रहता है 661 AD टू 900 AD। इसमें देखिए, हमें पता है कि फोर्थ कैलिफ थे अली, उनके 2 सन हुए, एक हसन हुए एक हुसैन हुए। तो हसन को कैलिफ बनाया गया
और लेकिन उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी इस चीज़ में, तो वो रिजाइन कर दिए और फिर कौन हुए, मुएविया। ओके। और ऑफिस ऑफ कैलिफ विच वॉज इलेक्टेड मेड हेरिडेटरी। जब ये रिज़ाइन कर दिए यहाँ से, अली तो चौथे कैलिफ थे, तो इनके बाद इलेक्शन हुआ नहीं, इनके जो दो सन थे उन्हीं में से एक को बना दिया गया, तो ये तो इलेक्शन नहीं हुआ ना, ये तो हेरिडेटरी हो गया। तो यहाँ से हमारा राइज होता है कि मतलब यहाँ से जो ऑफिस ऑफ कैलिफ होता है वो किस पे बेस हो जाता है, हेरिडेटरी पे। तो जब हेरिडेटरी पे बेस होता है तो बाद में हसन और हुसैन दोनों की मृत्यु कर दी जाती है, और फिर उसके बाद जो ऑफिस था कैलिफ का वो खाली हो जाता है। तो देयर वॉज अ अब्सेंस ऑफ स्टेट अथॉरिटी। सो जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, जो स्कॉलर्स थे मक्का में, मदीना में, उन्होंने अपने अपने लॉ को डेवलप करना शुरू किया। तो इस तरीके से जो उनके ओपिनियंस थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू होगा। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि उनके सबके ओपिनियंस अलग रहते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ओपिनियन के बीच में, इसी ने क्या किया कि डिफरेंट स्कूल ऑफ सुन्नी सेक्ट एंड शिया सेक्ट को फॉर्म किया। ओके। हम सुन्नी सेक्ट और शिया सेक्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो थर्ड पीरियड थी, जो भी थर्ड पीरियड था, इसका हम देखेंगे फीचर क्या क्या है। तो इसमें ट्रेडिशन और प्रॉफिट वर कलेक्टेड। हमने सेकेंड में देखा था कि जो सिर्फ कुरान था उसी को कलेक्ट किया गया था, और इसमें ट्रेडिशंस को भी कलेक्ट किया गया, और ऑब्टेन लॉ इजमा। ओके। कंसेंसस ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट। तो और क्या था इसमें, कियास। कियास का मतलब क्या होता है, डिड्यूस अ लॉ डायरेक्टली फ्रॉम कुरान ट्रेडिशन बाय एस्टैब्लिश सिमिलरिटी बिटवीन द सिचुएशन इन टेक्स्ट फॉर विच द लॉ वॉज दैन रिक्वायर्ड। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ के लिए लॉ बना हो, सारे क्राइम्स के लिए लॉ बना हो, सारे डिस्प्यूट्स के लिए लॉ बना हो। तो उस टाइम जब कियास जो था एग्जिस्टेंस में आया जब थर्ड पीरियड में, तो इसका मतलब ही यही था कि जो भी सिचुएशन हम रियल लाइफ में देख रहे थे उसको डील करने के लिए जो कुरान में लिखा गया था उससे हम सिमिलरिटी देखें उनके बीच में। तो जो सिमिलर सिचुएशंस में आ रहे थे उन लॉ को फिर हम प्रिवेल किए। ओके। और इस पीरियड में इक्विटी, रीजनिंग और पब्लिक वेलफेयर इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद आता है हमारा फोर पीरियड, जो कि 900 AD से 1924 AD तक था, और इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। बस ये क्या किया था, बिगेन विथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 सुन्नी स्कूल। हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जब स्टेट अथॉरिटी का अब्सेंस था तो कैसे स्कॉलर्स ने अपने डिफरेंट ओपिनियन रखे लॉ डेवलप करने के लिए, तो डिफरेंट स्कूल्स फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे से 4 सुन्नी स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए थे। तो अब इसी में हमारा अगला है फिफ्थ पीरियड, जो कि 1924 से आज तक यानी प्रेजेंट तक चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, एबॉलिशन ऑफ कैलिफेट इन 1924 AD। जो खलीफा की पोस्ट थी, कैलिफ की पोस्ट थी, उसको एबॉलिश करके एफर्ट्स मेड टू कोडिफाइड लॉ, उस लॉ को कोडिफाई करके बनाया गया। देखिए, पहले जितने भी सिस्टम्स चलते थे वो कुरान के अकॉर्डिंग चलते थे, ठीक है, लेकिन आज हम जिनको जानते हैं, आज जो नोन है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, वो है मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ भी उसी पर बेस्ड है कुरान पे, लेकिन मुस्लिम लॉ क्या है, एक कोडिफाइड लॉ है। तो प्रेजेंट में मुस्लिम लॉ में इंक्लूड है ट्रेडिशनल लॉ, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट। पहले क्या था कि लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट नहीं था, अब क्या है, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है। तो ये थे हमारे ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ। अब आगे हम देखेंगे पार्ट सेकंड में स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ओके। अगर कोई डाउट है तो यू कैन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।